हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए टूअर दी फोर्स सीरीज़ का डे 31 है, मगर प्रैक्टिस पेपर 8 है और मैं आपको इसमें जो है एक खूबसूरत सी कोटेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी वेट अंटिल वी आर रेडी वी विल बी वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। इससे समझ ही गए होंगे कि अगर हम लोग तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक हम तैयार नहीं होते तो हम ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब सोचो तभी आधा काम तो तभी हुआ और करना शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ अब ये हमारा एक बैच है यूपीटीजीटी का, एक लाइव पेड बैच है, अभी स्टार्ट हुआ है। और ये जो बैच है, इस बैच में अगर आप मतलब एनरोल होना चाहते हैं तो इस बैच के लिए आपको डाउनलोड करना होगा इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से और सारी जानकारी उसमें दी हुई है। इसमें नोट्स आपके घर पर आते हैं, 2 घंटा लाइव क्लासेस चलती हैं, लिटरेचर और ग्रामर दोनों की। और इसके साथ ही आपको जो नोट्स हैं वो घर पे आके, इसके अलावा भी जो क्वेरीज वगैरह सारी आपकी जो है वो लाइव क्लासेस में सॉर्ट आउट की जाती हैं। तो इसके लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा वीडियो बैच है। वीडियो बैच में 3 बैचेस हैं, एक टीजीटी का है, एक टीजीटी पीजीटी का कंबाइंड है और एक DSSB का है बैच। इन बैच में और लाइव में अंतर ये है कि लाइव की क्लासेस हमारे सभी स्टूडेंट्स के पास पढ़ाने के बाद जो मेरा जैसे मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के बाद क्लास रिकॉर्ड हो जाती है और वो क्लास जो है स्टूडेंट्स अगर कुछ लोग लाइव नहीं ले पाते हैं तो वो वीडियोस देखते हैं। यही वीडियोस जो हैं लाइव क्लास के ही वीडियोस, अलग से रिकॉर्ड करे हुए वीडियोस नहीं। यही वीडियोस जो हैं वो आपके इसमें जो वीडियो बैच है उनमें है। तो ये लाइव क्लासेस है, इनमें सब बिल्कुल वही जो ऐसा है कि जैसे मैं इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस तरीके के नहीं है। ये लाइव चलती हुई क्लास के वीडियोस है जिसमें कन्वर्सेशन भी होती है और सारी चीज़ जो है वो बच्चों की क्वेरीज के जवाब भी दिए जाते हैं। और इसमें आपके जो नोट्स हैं वो सारे आपके यहाँ इसमें भी जो है वो आपके घर पर आते हैं। हाँ, इनकी दोनों की फ़ीस में अंतर है क्योंकि लाइव के चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, हमें भी देने पड़ते हैं। और ये इसमें भी यहाँ पर PDF लिखा है लेकिन ये नोट्स भी आपको हार्ड कॉपी में ही मिलते हैं। इसके लिए भी आपको 7895937338 पर कॉल करना होगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु कॉल्ड प्री रेफेलाइट द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री, हार्डी, ब्राउनिंग, रॉबर्ट बुकानन या आर्नल्ड। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री का जो किसको कहा गया है, ये है हमारा प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। ये प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड जो है ये प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, ये जो टर्म है ये 1848 में एक ग्रुप था, 1848 में। और ये ग्रुप जो है ये बनाया गया था किसके द्वारा? ये ग्रुप बनाया गया था DG रोजेटी हंट और जो है मिलेस के द्वारा ये ग्रुप जो है ये बनाया गया था, और हॉलमैन, हंट, मिलेस के द्वारा। और इनका जो एम था वो ये था कि रैफेल से पहले, यानी कि जो इटालियन पेंटर थे रैफेल, उनसे पहले जो पेंटिंग की सिंप्लिसिटी, डिवोशन था उसको वापस से इंग्लिश पेंटिंग में लाना। लेकिन ये केवल पेंटिंग तक ही सीमित नहीं रहा, ये पोइट्री में भी रहा। इनका जो DG रोजेटी की, ये इस ग्रुप के DG रोजेटी जो है वो इस ग्रुप के कौन है? DG रोजेटी जो है वो इस ग्रुप के वो जो है लीडर जो है वो माने जाते हैं। और इनकी एक बहुत ही फेमस जो है वो पोएम है, दैट इज ब्लेस्ड डेमोजेल। ब्लेस्ड डेमोजेल जो है वो इनकी बहुत ही फेमस रचना है। और इस वर्क को जो है अब ये जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड था, दे वर नोन फॉर देयर मतलब बिल्कुल एक जैसे कहना चाहिए कि एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड जो है वो इनका कंटेंट था। और इसीलिए इनके कंटेंट को रॉबर्ट बुकानन ने फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री का था, बिकॉज ऑफ देयर मतलब बिल्कुल जो इनका जो एक बोल्ड कंटेंट की वजह से इसे कहा गया है रॉबर्ट बुकानन के द्वारा द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who worships power than beauty? पावर से ब्यूटी के मुकाबले पावर को वर्शिप कौन करते हैं? रोमांटिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे प्रेफर्ड जो है नेचर को मटेरियलिज्म के ऊपर जो है उन्होंने वैल्यू दी है। आप लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़े होंगे और जो है वो बैक टू नेचर उनका नारा भी था। विक्टोरियंस दे वर मोर कंजर्वेटिव इन देयर व्यू।
तो कौन बचे? बचे राइटर्स ऑफ 90s। तो ये पावर को ज्यादा वैल्यू देते थे एज कंपेयर टू ब्यूटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउच इज एन ओड सिंगिंग ऑफ। अब सबसे पहले द ओल्ड ग्लोरीज ऑफ द पास्ट, डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, सेलिब्रेशन विक्ट्री। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो क्वेश्चन है, जब मैंने इस क्वेश्चन को बुक में देखा तो इस क्वेश्चन को देखकर मेरे दिमाग में ये आया कि शायद ये कोई नए तरीके का ओड होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को ले लेती हूँ। और मैंने तो अभी तक ये पढ़ा नहीं है, बट अच्छा है कि अगर कुछ नया तरीका, कुछ चीज़ सीखने को जो है वो मिलेगी। मैंने उसके बाद इसको बहुत पढ़ा, मगर मुझे कहीं ये काउच लम नाम का ओड जो है वो नहीं मिला। तो मैंने पूरा जो है ये बहुत, मतलब जो स्टडी करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन अधूरा है। जैसे आप लोग भी प्रैक्टिस सेट्स खरीदते हैं, कई क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आते होंगे, तो ये जो है ये प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन अधूरा दिया हुआ है। तो मैं भी इससे कंफ्यूज हो गई कि काउच मतलब अभी तक नहीं पढ़ा है, चलो कुछ नया तरीके की चीज़ पता चलेगी। तो जब स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि आर्थर क्विलर काउच नाम के एक पोएट हैं, उन्होंने एक ओड लिखा था, एंड दिस ओड वॉज अपॉन that was upon Ashington Bridge, रिवर एवॉन। ये उन्होंने लिखा था, ये एक ओड है और ये आर्थर क्विलर काउच के द्वारा लिखा हुआ है। और ये देखिए इनका नाम है। और ये जो ओड है, ये देख लीजिए, ये जो ओड है, इट सिंग्स द ओल्ड ग्लोरीज ऑफ द पास्ट। तो ये क्वेश्चन पढ़कर हर एक कोई कंफ्यूज हो जाएगा, और हर एक कोई अगर रटने वाली बात होगी तो शायद वो इसके डिटेल में जाएगा ही नहीं। बट मैं बीइंग अ टीचर, मैं जब क्वेश्चंस उनका अगला आगा पीछा सारा देखती हूँ, तो अगर आप लोग भी इस क्वेश्चन से अगर आपके सामने आएगा तो सो दैट यू मे नॉट गेट कंफ्यूज, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने हटाया नहीं और आपके जानकारी के लिए इस क्वेश्चन को बताया है। Now the next one is, which one is known as the irregular ode? ओड एक ग्रेव और डिग्निफाइड रचना होती है, किसी को संबोधित की करके जो है वो गाई जाती है। और जो रेगुलर ओड्स होते हैं यानी कि पिंडारिक ओड्स, उनमें स्ट्रॉफ एंड डिस्ट्रॉफ एंड ईपोड बाय कोरस के द्वारा की जाने वाली मूवमेंट्स होती। तो ओड जो इरेगुलर ओड है वो कौन से होते हैं? काउलियन ओड। हालांकि उन्होंने फॉलो पिंडार को ही किया था, मगर वो उन्होंने उनकी जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन नहीं करी, तो इसीलिए काउलियन ओड्स। Which odes were generally written for public occasions? Pindaric odes, Horatian odes, Caulian odes, none of these। देखिए पिंडार जो कि ग्रीक पोएट थे, और उन्होंने जो ओड्स लिखे थे, जिनके रेगुलर ओड्स थे, जो स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और ईपोड को फॉलो करा करते थे, ये एक्चुअली जो है ये बहुत पब्लिक ओकेजन्स के लिए लिखे जाते थे, तारीफ के लिए लिखे जाते थे, पैनेगायरिक के लिए हुआ करते थे। हॉरेशियन ओड्स जो है वो नाम पर है हॉरेस के नाम पर, जो कि एक रोमन पोएट थे। उनके ओड्स शॉर्ट स्ट्रेंजास जो हैं वो होते हैं, और उनमें ये फॉर्म नहीं होता स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड। काउलियन ओड्स फॉलो करते हैं पिंडारिक को, मगर वो उनमें रेगुलरिटी नहीं होती है। तो जो पब्लिक ओकेजन्स के लिए गाए जाने वाले ओड्स होते हैं वो कौन से हैं? पिंडारिक ओड्स। Modern lyric covers a wide range of subject and qualities. It is artificial, realistic, grand, subjective. जो modern lyric होते हैं वो बहुत कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। लिरिक जो होती है एक छोटी सी एक पोएम, एक छोटा सा गीत होता है जिसमें एक सिंगल इमोशन बताया जाता है, और वो जो है लिरिक जो होते हैं लायर की मदद से गाए जाते हैं। तो मॉडर्न लिरिक्स जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। वो कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पोइट्री का मतलब होता है व्हेन अ पोएट गिव्स वेंट टू हिज फीलिंग, तो दैट इज सब्जेक्टिव। A poetic lyric presented in action is called। एक poetic lyric जो कि जो है presented in action is called dramatic monologue, ballad, verse, song। एक poetic lyric की एक गाना और जिसमें एक्शन जो है वो करके बताया जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एक्चुअली इसका जो आंसर होना चाहिए वो अगर हम ये कहें कि एक लिरिक है और उसमें क्वालिटीज जो हैं वो ड्रामा वाली क्वालिटीज हैं,
तो उसको जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाएगा, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही सिंगर जो है वो बोलता है और वो जो है एक ही जो कैरेक्टर होता है वो बोलता है और वो जो है अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। उसमें ड्रामा वाली क्वालिटीज होती हैं, यानी कि एक्शन जो है वो बताया जाता है। तो करेक्ट आंसर शुड बी ड्रामेटिक मोनोलॉग। बट जहां पर मैंने ये क्वेश्चन देखा था उसमें इसका आंसर बैलेट दिया हुआ था, मगर मुझे बैलेट सही नहीं लगा, इसीलिए मैं इसका आंसर जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो बता रही। बैलेट में जो सिंगर्स होते हैं वो शॉर्ट सॉन्ग्स बताते हैं और लोकगीत होते हैं, और ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक लिरिक जो है उसमें एक एक्शन भी होता है, यानी कि ड्रामा वाली क्वालिटीज जो है वो होती हैं। The dramatic monologue offers scope for a psychological study of life, study of behavior, heart, human mind, none of these. तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि देयर इज अ स्पीकर एंड देयर इज अ लिसनर, बट जो लिसनर होता है वो पैसिव लिसनर होता है और स्पीकर जो होता है वो पूरा ऐसा लगता है कि आंखों के सामने एक ड्रामा चल रहा होता है। तो साइकोलॉजिकल स्टडी किसकी बताता है? वो साइकोलॉजिकल स्टडी है बिहेवियर की, हार्ट की, या ह्यूमन माइंड की, या नन ऑफ दीज। तो साइकोलॉजिकल स्टडी किसकी होती है? दैट इज ह्यूमन माइंड की जो साइकोलॉजिकल स्टडी, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग को जो है हम इससे क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन माइंड के बारे में हमें पता जो है वो चलता है। तो ये है ह्यूमन माइंड के बारे में हम लोगों को इसके बारे में पता चलता है। चलिए 1 मिनट बस का मुझे टाइम दीजिएगा। Now the next question is, a dramatic monologue is a study of पर्सन, एनवायरमेंट, वर्ड्स, कैरेक्टर। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो साइकोलॉजिकल स्टडी किसकी होती है? ह्यूमन माइंड की। और ये स्टडी है किसकी? पर्सन की, एनवायरमेंट की, या वही वाली बात है पर्सन की स्टडी नहीं है, ये ह्यूमन माइंड की, उसकी कैरेक्टर, उसकी पर्सोना की है। तो दैट इज कैरेक्टर की स्टडी जो है ये होती है, दैट इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टर। Shakespeare borrowed the formula of romantic comedy from Nash, Green, Lodge, Marlowe. रोमांटिक कॉमेडी वो कॉमेडी होती है जिसमें जो हीरो और हीरोइन है दे हैव देयर ओन जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड, और ये जो रोमांटिक कॉमेडीज होती हैं इनमें एक हीरो हीरोइन का अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है और एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये रोमांटिक कॉमेडी का जो फॉर्मूला है वो शेक्सपियर ने किससे लिया था? तो शेक्सपियर ने जो ये रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला लिया था वो रॉबर्ट ग्रीन से लिया था। वही ग्रीन जिन्होंने जो है इनको जो है शेक्सपियर को जो है वो एक फैक्टोटम कहा था, और इनको इसके अलावा भी कई सारे जो हैं वर्ड्स जो हैं उनके लिए क्रो जो है वो यूज़ किया था। तो ये ग्रीन जो कि एक यूनिवर्सिटी विट्स थे, उन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, उनके द्वारा ये रोमांटिक कॉमेडी का जो आइडिया है वो शेक्सपियर ने ग्रीन से लिया था। दैट वाज बाय रॉबर्ट ग्रीन। ड्यूरिंग द रेनेसांस पीपल एसोसिएटेड मेलंकली विद अ लाइफ ऑफ जॉय, बिजनेस, फेस्टिवल एंड आर्टिस्टिक टेम्परामेंट। एक बुक आई है, बुक आप लोगों ने अगर जानते भी होंगे, एनाटमी ऑफ मेलंकली। तो एनाटमी ऑफ मेलंकली उसमें बर्टन की ये बुक है, और उसमें जो है ये बताया गया है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मतलब मेलंकली के काइंड्स बताए गए जो मॉडर्न डिप्रेशन को बताता है। एनाटमी ऑफ मेलंकली है। तो रेनेसांस के समय लोग मेलंकली, जो मेलंकलिक टेम्परामेंट था, उसे किस चीज़ से जोड़ के देखते थे? अगर आप लोगों ने जो मिल्टन की पोएम भी है पेंसिरोसो, पेंसिरोसो पढ़ी हो तो उसमें मेलंकली को गॉडेस के रूप में करा गया है, और मेलंकली से मिल्टन जो है वो प्रार्थना करते हैं कि उनको अपना शिष्य बना ले। तो जो वो बहुत कुछ जो करना चाहते हैं, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट जो है तभी उनका आ पाएगा। तो रेनेसांस के दौरान लोग मेलंकलिक जो टेम्परामेंट होता था, यानी कि गंभीर, जो एक दुखियारा सा, मतलब हम आज मेलंकली को दुखी के रूप में लेते हैं, गंभीर टेम्परामेंट वाला व्यक्ति जो होता है वही आर्टिस्टिक टेम्परामेंट वाला हो सकता है। तो मेलंकली को जोड़ के रख देखते थे किससे? आर्टिस्टिक टेम्परामेंट से।
A dash is a literary, dramatic, or musical work intended to cause laughter by caricaturing the manner or spirit of serious works or by ludicrous treatment of their subject. तो dash क्या है? burlesque, grotesque, baroque और none of these. क्या है? एक ऐसा लिटरेरी या ड्रामेटिक वर्क जो मजाक उड़ाता है एक सीरियस वर्क की और उनको बहुत ही हास्यास्पद सा मोड़ जो है वो दे देता है. तो अगर हम इस पे करें तो यहाँ पर हमारा जो ये टर्म है जैसे कि किसी चीज का जो मजाक, पहले हम ग्रोटेस्क ले लेते हैं. ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र, बिजारे, बहुत ही अजीब सा जो है एक बहुत ही एक अजीब सा दिखने में कोई कैरेक्टर है, बहुत ही अजीब सा, कोई कई बार कोई चीज को देखो बड़ी क्रीपी सी चीजें होती हैं, वो ग्रोटेस्क होते हैं. बैरक होता है स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है, हाईली इन्फ्लेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग. और जो बर्लेस्क होता है वो होता है किसी रचना का मजाक जो है वो उड़ाना, कैरिकेचरिंग करना. तो वो किसी जैसे किसी एपिक का मजाक उड़ाना, किसी सीरियस वर्क का मजाक उड़ाना. जैसे आप ये देखिए कि जो मॉक एपिक्स हैं सॉर्ट ऑफ बर्लेस्क जो है वो होते हैं, मतलब किसी बहुत अच्छी एक सीरियस रचना का मजाक उड़ाना, दैट इज बर्लेस्क. Give the right suffix for the word king to make it an abstract noun. King जो है वो एक कॉमन नाउन हुआ और कॉमन नाउन को अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है विच कैन ओनली बी फेल्ट. तो उसको आप उसमें क्या लगाएंगे? अगर आप किंगली लगा देंगे तो ये दैट विल बी किंगली अपियरेंस, तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा. किंगेंस कुछ होता है नहीं, किंगनेस नहीं. तो किंगडम, अगर आप किंगडम बनाएंगे राज्य, तो राज्य यानी कि जिस पर रूल किया जाता है, तो आप स्टेट को नहीं बोल रहे हैं, राज्य को बोला जा रहा है, तो दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्या हुआ? गिव मी 1 minute. Now the next question is, which figure of speech uses in symbolism? सिंबलिज्म में कौन से फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज होती है? सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन या अपोस्ट्रोफी. सिमिली होता है कि दो अनलाइकली थिंग्स के बीच में कोई एक चीज सिमिलर हो तो कंपैरिजन करते हैं. मेटाफर कंपैरिजन करते हैं मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करते. ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है दो ऑपोजिट वर्ड्स. अपोस्ट्रोफी किसी को संबोधित किया जाता है. तो सिंबलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको सिंबल के रूप में बोलूं, अगर मैं ये यहाँ पर ये बना रही हूँ तो ये किसका सिंबल है? सबको पता, पूरी दुनिया को पता है, दिस इज द सिंबल ऑफ लव. ठीक है, तो ये सिंबलिज्म है. जब हम सिंबल्स जो होते हैं वो लिखे हुए भी हो सकते हैं, बना के भी हो सकते हैं. अब किसी चीज से कंपैरिजन करनी है, तो अगर कंपैरिजन करे जा रहा है तो उसके में, और लेकिन वर्ड्स नहीं यूज करे, तो सिंबलिज्म में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है वो मेटाफर यूज होती है. सिंबलिज्म में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है? दैट्स मेटाफर. हु कॉइन्ड द टर्म बीट जनरेशन? ये बीट जनरेशन, इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें जैक केरॉक, एजरा पाउंड, एलन जिन्सबर्ग या पॉल एडम, एक्चुअली ये जो बीट जनरेशन थी एक टर्म थी, एक ये भी देवर अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ द सोसाइटी. अमेरिकन जो है ये एक ग्रुप था बीट जनरेशन. अब इसके जो मेंबर्स हैं ना, ये जैक भी हैं और एलन जिन्सबर्ग भी हैं. तो ये टर्म, इसके लीडर जो है ये जैक को माना जा सकता है, मगर सबने मिलकर जो है ये लिया था. अब ये जो बीट जनरेशन है इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो बीट जनरेशन में जैक केरॉक, एलन जिन्सबर्ग और विलियम बोरोज, इन्होंने तीनों ने मिलकर ये इस ग्रुप को फॉर्म किया था. तो ये टर्म जो है खाली अगर हमें कहें कि जैक केरॉक ने ही कॉइन की थी तो बस उसमें आंसर नहीं ये कर सकते हैं, मगर ये ग्रुप जो है ये तीनों ने ही मिलकर फॉर्म किया था. इट वॉज एन अमेरिकन ग्रुप. एपिक ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिक प्रॉपर,
फोक एपिक, एपिक ऑफ आर्ट, मॉक एपिक। सबसे पहले अगर हम एपिक के बारे में समझे तो एपिक जो है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड एपिकोस से लिया गया। ये एपिकोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है वर्ड, सॉन्ग और स्पीच। अब आप ये देखिए, एपिक का मतलब होता है कि एक जो किसी देश की हिस्ट्री बताता है, किसी हीरो के ऊपर होता है। एपिक जो होता है कहानी बताता है, हिस्टोरिकल स्टोरी जो है बताता है। एपिक ऑफ ग्रोथ यानी कि जो समय के साथ ग्रोथ, यानी कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जनरेशन को पास ऑन होता रहता है। इसका जो रचयिता होता है वो अननोन होता है, कॉमन मैन होता है। तो एपिक ऑफ ग्रोथ को ही हम फोक एपिक भी कहते हैं। एपिक ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो नोन एज फोक एपिक, क्योंकि ये एक से दूसरी जनरेशन में कहानियां जो हैं वो बढ़ती चली जाती है, उनमें कुछ ऐड होता है, कुछ उसमें से माइनस हो जाता है। तो एपिक ऑफ ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं? फोक एपिक कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डैश एपिक इज द एपिक ऑफ ग्रोथ, फॉर इट इज मेड ऑफ मेनी फोक पोएम्स, करंट स्टोरीज, लेजेंड्स, बैलेड्स एटसेट्रा। अब कौन सा एपिक जो है एपिक ऑफ ग्रोथ होता है? तो प्रॉपर एपिक, ऑथेंटिक एपिक, लिटरेरी एपिक या मॉक एपिक। एपिक ऑफ ग्रोथ के लिए आप कौन से, जैसे फोक एपिक कहते हैं, जिसे एपिक ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है और दैट इज ऑथेंटिक, यानी कि ओरिजिनल एपिक। तो जो ओरिजिनल एपिक होता है वो एपिक ऑफ ग्रोथ होता है, जिसमें बहुत सारी लोक कहानियां, लोक पोएम्स और बहुत सारे बैलेड्स इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो दैट इज ऑथेंटिक। तो इसका आंसर है आपका दैट इज ऑथेंटिक। एपिक ऑफ आर्ट इज, जो कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि एपिक ऑफ आर्ट क्या होता है, अ कॉन्शियस पर्पस ऑफ द पोएट बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, रिटन ऑन सीरियस सब्जेक्ट, अ पैरोडी ऑफ सीरियस फॉर्म ऑफ एपिक। एपिक ऑफ आर्ट क्या होगा? एपिक ऑफ आर्ट जो होगा, लिखा ये भी किसी हीरो के बारे में जाएगा, बहुत ही सीरियस जो है वो इसकी थीम होगी। इसमें भी जैसे एपिक में पहले जो है वो हीरोइक कपलेट्स यूज किए जाते थे। मिल्टन जब आए तो उन्होंने ब्लैंक वर्स यूज करी अपने पैराडाइज लॉस्ट में। एपिक ऑफ आर्ट होता क्या है? ये एक सेकेंडरी एपिक्स भी कहते हैं इनको, लिटरेरी एपिक भी कहा जाता है। ये एक पोएट जो होता है कॉन्शियस से होता है, एफर्ट होता है, यानी कि कहानी सुनी हुई होती है मगर उसमें अपने चेंजेस होते हैं। ये कॉमन मैन नहीं होता इसका रचयिता, एक रिनोन्ड पोएट होता है। तो एक कॉन्शियस पर्पस ऑफ द पोएट, एक पोएट का कॉन्शियस पर्पस होता है, जिसमें जैसे मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है वो एपिक ऑफ, भाई पैराडाइज लॉस्ट जो है वो उनका एपिक है। और वो एक उनका एपिक, उनका कॉन्शियस पर्पस क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड। तो ये जो है कॉन्शियस पर्पस होता है। नाउ एन डैश अकर्स व्हेन देयर इज एन इंटेंशनल एरर इन द क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन ऑफ अ टेक्स्ट। एक ऐसी गलती जो क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन के हिसाब से होती है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि इसका एग्जांपल हम ये देते हैं कि शेक्सपियर के जूलियस सीजर में घड़ी का जो है वो वर्णन किया गया है। सीजर के समय तक घड़ियां आई नहीं थी, तो इसे क्या कहते हैं? ये एक एरर होती है कि समय से पहले किसी चीज को दिखा देना, मतलब अभी वो चीज हुई नहीं है, बनी नहीं है, उसका आविष्कार ही नहीं हुआ, लेकिन जब आपने वो प्ले लिख रहे हैं तब उस चीज का आविष्कार हो चुका है और आप उस चीज को ध्यान में ना रखते हुए उसे जो है उसमें वो एरर हो जाए, तो उसे कहते हैं एनाक्रोनिज्म। दैट इज एनाक्रोनिज्म। ठीक है, तो अब इसके बाकी के भी हम टर्म्स जो हैं वो देख लेते हैं। एक है ये डायक्रोनिज्म। तो डायक्रोनिज्म का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है टू कलर्ड, क्रोनो कलर टू कलर्ड। मोनोइज्म जो होता है, ये मोनोइज्म जो होगा, द डॉक्ट्रीन दैट one supreme being exists, one supreme being exists, ये जो है आपका ये मोनोइज्म है कि केवल एक ही परमेश्वर है। मेलाप्रॉपिज्म का मतलब होता है ये एक कैरेक्टर है शेल्डन के द्वारा क्रिएट करा गया, मिसेस मेलाप्रॉप, जो कि वर्ड्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को गलत तरीके से बोलती हैं, तो उसे जो है वो कहा जाता है मेलाप्रॉपिज्म। वो एक टर्म बन गई व्हेनेवर पर्सन मिसप्रोनाउंसेस अ वर्ड, और जो है वो किसी शब्द को गलत तरीके से यूज करता है तो उसे मेलाप्रॉपिज्म जो है वो कहा जाता है।
Now the next question is, a dash is when a word or phrase is repeated at the beginning of multiple sentences throughout a piece of writing. Anaconda, hydrophia, anaphora, हाइड्रोफोबिया. देखिए एनाकोंडा तो एक स्पीशीज है स्नेक्स की, तो हाइड्रोटेफिया जो है इट्स अ नेम ऑफ अ बुक, और एनाफोरा का मतलब होता है कि जब, इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जब कोई वर्ड या फ्रेज जो है वो लगातार रिपीट होता है सेंटेंस के शुरू में, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा. और ये जो हाइड्रोफोबिया दिया हुआ है, हाइड्रो मीन्स पानी होता है, फोबिया मतलब डर, यानी कि पानी से डर. A dash occurs when something non-human, such as an animal, place or inanimate objects, behaves in a human-like way. जब एक जैसे नॉन ह्यूमन, कोई नॉन ह्यूमन, जैसे आप कभी कहानियों में डॉग्स को बोलते हुए देखें या फॉक्स को बोलते हुए देखें या पेड़ बोलते हुए को देखें, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, उसके लिए कौन सा जो लिटरेरी टर्म है वो यूज होता है. तो उसके लिए आप देखिए एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एनाक्रोनिज्म, एसेंडिटन या बाइनेज्म. तो बाइनेज्म में वाई नहीं आएगा, बाइनेज्म आएगा. तो ये है, देखिए एंथ्रोप होता है ह्यूमन बीइंग, मॉर्फ करना, चेंज कर देना, यानी कि जो में ह्यूमन क्वालिटीज नहीं है उन्हें ह्यूमन क्वालिटीज दे देना. तो लिटरेरी टर्म है दैट इज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. एनाक्रोनिज्म यही बताया था, एरर इन जो टाइम. एसेंडिटन का मतलब होता है कि ओमिशन ऑफ कंजंक्शंस, कि आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, इसमें कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया, दैट इज एसेंडिटन. और बाइनेज्म जो होता है ये एक बेसिकली बाइनेज्म जो है, अभी मैंने कहीं लिखा तो था इसको, आई थिंक ये इससे संबंधित वर्ड था नहीं, तो मैंने इसको जो है इसको छोड़ दिया था. तो मैं इसको यहाँ पर ये इससे मतलब इट वाज नॉट रिलेटेड टू लिटरेरी टर्म्स. तो नेक्स्ट इज ये बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डैश इज द यूज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड स्लैंग. It is often used by authors to lend a sense of realism to their characters and dialogue. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, स्लैंग का मतलब बहुत ही आम बोलचाल की भाषा का यूज करना, और ये एक ऑथर के द्वारा यूज किया जाता है अपने कैरेक्टर्स के द्वारा रियलिज्म प्रस्तुत करने के लिए. तो पहला वर्ड है इसमें डायलॉजिज्म, सिलोजिज्म, कॉलोक्वियलिज्म या फैलिज्म. ये फैलिज्म है, फैलिक से रिलेटेड है. तो अब सबसे पहले अगर हम डायलॉजिज्म लेते हैं, तो ये एक डायलॉजिज्म जो है ये एक डायलॉग से संबंधित, ये बख्तिन का टर्म है. दिस इज अ टर्म गिवन बाय बख्तिन, बख्तिन्स टर्म रिलेटेड टू डायलॉग्स. सिलोजिज्म, रीजनिंग. कॉलोक्वियलिज्म क्या होता है? कॉलोक्वियलिज्म का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा. आम बोलचाल की भाषा को कॉलोक्वियल, बहुत ही बिल्कुल, कॉलोक्वियल का मतलब होता है बिल्कुल एक सीधी सपाट भाषा. एक आम बोलचाल की भाषा को क्या कहा जाता है? कॉलोक्वियलिज्म. तो इनफॉर्मल लैंग्वेज जिसमें जो स्लैंग भी होती है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड कॉलोक्वियलिज्म. तो ये है इसका आंसर है, दैट इज कॉलोक्वियलिज्म. The first English poet to write in terza rima was dash, who used it for his complaint to his lady. Actually terza rima का मतलब होता है, terza rima ये जो है ये एक 3 लाइन स्टेंजा होता है, और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो इस तरीके से होती है, ये इंटरकनेक्टेड जो है वो होता है. इसकी जो सेकंड लाइन होती है वो दूसरे स्टेंजा की फर्स्ट और थर्ड से मिलती है, तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब ये जो है इसमें आपस में गुथे हुए रहते हैं. टर्जा रिमा इटालियन फॉर्म ऑफ राइटिंग है. शेले ने अपने जो है ओड टू वेस्टविंड में यूज करा है, लेकिन इसको कंप्लेंट टू हिज लेडी में यूज किया था चौसर ने. इट वॉज यूज बाय जेफरे चौसर. Now the next question is, who names the historical plays of Shakespeare A Mirror of King? Schlegel, Walter Peter, Coleridge, Dowden. तो ये जो कहा था शेक्सपियर के डिस्टॉर्टेड मिरर कहा था, एक्चुअली मिरर ऑफ किंग, शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस को किसने कहा? तो ये कहा है जर्मन राइटर, दैट वाज शेलगल. लेकिन इनका पूरा नाम जो है वो ये जो है वो वाले शेलगल नहीं है.
जो आप लोग जो हैं जिन्होंने रोमांटिसिज्म का नाम दिया है, ये वो वाले नहीं है। शेलगल ने शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस को मिरर ऑफ किंग्स जो है वो कहा है। Now next question is, who appreciated Paradise Lost as a poem which considered with respect to design may claim the first place and with respect to performance the second among the productions of the human mind? Samuel Johnson, John Dryden, Alexander Pope, Jonathan Swift. किसने कहा है ये चीज जो है? तो ये 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा बस। Just give me 2 minutes. मतलब मैं कह रही हूँ आपसे 1 मिनट और कह रही हूँ उसके बाद जो है 2 मिनट्स बोल रही हूँ। Answer was of this is, who appreciated Paradise Lost as a poem which considered with respect to design may claim the first place and with respect to performance the second among the productions of the human. देखिए वैसे तो क्वेश्चन का आंसर देख के पता चल जाता है, मगर फिर एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ तो मैं पहले एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ। किसने पैराडाइज लॉस्ट को ये कहा है कि भाई डिजाइन के हिसाब से जो है ये फर्स्ट प्लेस जो है क्लेम करती है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड जो है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट। एक ही थे, वो थे सैमुअल जॉनसन। दैट वाज सैमुअल जॉनसन। तो ये कहा गया है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Galsworthy's characters are dire in action, never far-fetched or self-stultifying. They are always drawn from the average man and women of our immediate surroundings. Who remarked it? तो लियोन शेलिट, T.S. Eliot, टोनी मॉरिसन, हैरोल्ड पिंटर। गॉल्सवर्दी जो कि एक मॉडर्न राइटर थे, जिनके जो प्लेज हैं वो जाने जाते हैं किसके लिए? उनकी सोशल जो है वो ट्रेजेडीज हुआ करती थी, सोशल प्लेस हुआ करते थे, और जिसके जो हीरो होते थे वो लोअर क्लास, मतलब उसमें हीरो प्रोटैगनिस्ट नहीं होता था, विलन्स नहीं होते थे, सर्कमस्टांसेस विलन होते थे। जॉनसन पिनेरोस के से वो प्रभावित थे और हेनरिक इब्सन से रियलिज्म में प्रभावित थे। तो ये गॉल्सवर्दी के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही डायर और एक्शन में होते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे हमारे नेबरहुड में से ही जो कैरेक्टर्स हैं वो चुन लिए गए। तो ये किसने कहा है? इसका आंसर है दैट्स लियोन। That is Leon. And now the next question is, a foot of 3 syllables that in the order unstressed, stressed, unstressed. ये देखिए, unstressed, stressed, unstressed, यानी कि 3 फुट जो है, पायरिक, एम्फीब्रेच, डेक्टाइल या एनापेस्ट, इनमें से कौन सा है? अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये जो होता है कि फुट होते हैं कि दो जो भाई अनस्ट्रेस स्ट्रेस होता है, आयम्बिक होता है, और उस भाई इस तरीके, मतलब आप लोगों ने आयम्बिक वगैरह पढ़ा होगा। ये 3 वाला है, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस जो है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ये है, ये 3 फीट वाला है, तो ये है दैट इज एम्फीब्रेच। एक दिन आपको मीटर के बारे में भी अच्छे से बताऊंगी। तो ये है एम्फीब्रेच है, ये 3 वाला है। अगर ये होता तो ये आयम्बिक होता, उसका उल्टा होता है तो ट्रॉचेइक होता है। A foot of 3 syllables that come in order unstressed plus stressed, unstressed plus stressed. तो ये देखिए अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस, इस तरीके से है। तो ये देखिए ये वाला तो अभी एम्फीब्रेच तो मैंने आपको बताया था। पायरिक और डेक्टाइल जो होते हैं वो 2 वाले ही होते हैं। तो ये होगा, इसका आंसर है दैट इज एनापेस्ट। दैट इज एनापेस्ट। द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स इज कॉल्ड, the combination of multiple elements is called pastiche, metafiction, fabulation या realism। तो बहुत सारे एलिमेंट्स को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोगों ने अगर एक टर्म सुना हो, इसे पस्टिश होता है। पस्टिश का मतलब होता है किसी एक या एक से ज्यादा वर्क को मिलाकर, जब कोई वर्क जो है बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर कुछ लिखा जाता है, मगर इसमें कहीं से तक भी जो ओरिजिनल वर्क है उसकी मजाक नहीं उड़ाई जाती है, बल्कि उसको जो है वो एक तरीके से एक श्रद्धांजलि जो है वो दी जाती है, होमेज पे की जाती है, डेडिकेशन जो है उसको, मतलब उसको डेडिकेट किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसकी मजाक नहीं उड़ाई जाती है। आपको मैं पस्टिश का एग्जाम्पल अगर बताऊं, मैं पस्टिश के बारे में भी बता देती हूँ। It imitates the style of
one or more writer, but it doesn't mocks that work, ओरिजिनल वर्क. और पस्तीश का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. इसका है टॉम स्टॉपर्ड का एक जो वर्क है, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड. ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आपने हैमलेट में पढ़े थे, जो हैमलेट के साथ उनकी यूनिवर्सिटी में थे. रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड, ये टॉम स्टॉपर्ड का पस्तीश का एग्जाम्पल है. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, व्हाट इज पोमेना? मेटाफिक्शन, रियलिज्म, पस्तीश, मैजिक. तो ये एक जो है ये एक टर्म है, और आई होप कि आप भी जो है इसको पहली बार जो सुन रहे हो, तो मैं इसको बारे में बता दूं. ये अलास्टर फाउलर के द्वारा इसको कॉइन किया गया है. इट वॉज कॉइन्ड बाय पोमेनन. पोमेनन है इसका जो सिंगुलर फॉर्म है, और पोमेना जो है वो इसका प्लूरल फॉर्म है. अलास्टर फाउलर के द्वारा, बहुत लोगों ने सुन भी रखा होगा, ये टर्म जो है वो कॉइन की गई है. एक्चुअली ये एक मेटाफिक्शन है, और ये जो है ये स्टोरी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है. इट टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ एग्जिस्टेंस. समटाइम्स स्टोरी के ही बारे में बताता है. स्टोरी इन एग्जिस्टेंस, स्टोरी के बारे में ही जो है वो बताती है. तो दैट इज पोमेना. तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन. अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय एंड टेक केयर, और तैयार रहिए और तैयारी करते रहिए.